नमस्कार। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ का नाम है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि बड़े भाई साहब, लेखक बताते हैं कि बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े हैं। बड़े भाई साहब का मानना था कि हमारे जीवन में बुनियाद का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी मकान की बुनियाद मजबूत ना हो तो उस पर एक पायदार मकान कैसे बन सकता है। लेखक बताते हैं कि बड़े भाई साहब का ये विश्वास था कि जो आधारभूत शिक्षा है, जो शुरुआती शिक्षा है, उसे बहुत ही मजबूती के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कई बार तो बड़े भाई साहब एक से अधिक साल भी एक कक्षा में बिता देते थे। लेखक अपने बड़े भाई के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि बड़े भाई साहब बहुत अध्ययनशील थे। वे पढ़ते रहते थे और जब पढ़ते पढ़ते वे थक जाते थे तो दिमाग को आराम देने के लिए वो किताबों की हाशियों पर कुछ चित्र बनाते या कुछ पंक्तियां लिख देते थे। लेखक बताते हैं कि मैंने कई बार उन पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास किया, कोशिश की कि मैं जान पाऊं, पर मैं उसमें असमर्थ था और बड़े भाई से प्रश्न करना मैं उचित नहीं समझता था। लेखक कहते हैं एक तरफ तो बड़े भाई थे जो सदैव पढ़ते रहते थे और दूसरी तरफ मैं था जिसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। सिर्फ मेरा मन खेल कूद में ही लगा रहता था। मैं अपना अधिकतर समय खेल कूद में ही बिताता था। जितनी अपेक्षाएं थी बड़े भाई की मुझसे कि मैं भी अध्ययन करूं, पढ़ूं, वैसा मन मेरा लगता ही नहीं था। लेखक कहते हैं कि कई कई बार ऐसा होता था जब मैं पूरा दिन खेल में बिताता था और जब मैं वापस घर आता था तो बड़े भाई साहब मुझे बहुत डांटते, बहुत समझाते और इतनी डांट के बावजूद मैं एक टाइम टेबल भी बना लेता। लेखक कहते हैं ये तो शुक्र है कि मैं उस समय विद्यालय छोड़कर नहीं चला गया। वो लेखक बताते हैं कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल के आधार पर मैंने सारे विषयों को उचित समय भी दिया, परंतु टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस टाइम टेबल का पालन करना दूसरी बात। लेखक कहते हैं कि मैं उस टाइम टेबल को बना तो लेता था, पर मैदान की खुली हवा, वॉलीबॉल की तेजी, फुटबॉल की उछल कूद लेखक को अपनी ओर आकर्षित करती और लेखक उनकी ओर खींचे चले जाते और वह टाइम टेबल जो उसने बनाया था वह पड़ा ही रह जाता। लेखक का मन बहुत चंचल है। वो मैदान की खुली हवा और वॉलीबॉल की तेजी को देखते हुए उसका मन ललचा जाता है और वह तुरंत मैदान की तरफ दौड़ जाता। लेखक कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई की इतनी डांट फटकार खाकर भी अपने आप को मैदान में जाने से रोक ही नहीं पाता था। मुझे पता होता था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे डांट खानी पड़ेगी, बड़े भाई के द्वारा दिए गए भाषण को सहना होगा, पर फिर भी मैं मैदान में जाने का मोह नहीं त्याग पाता था। पाठ में जब आगे बढ़ते हैं तो लेखक कहते हैं कि परीक्षा का परिणाम आ जाता है और बात ये ऐसी कुछ होती है कि मैं पास हो गया और बड़े भाई फेल हो जाते हैं। लेखक बताते हैं अब मेरे और बड़े भाई में सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया था। लेखक के मन में एक विचार भी आता है कि कह दूं आप तो इतनी मेहनत करते थे, कहाँ गई आपकी मेहनत, मुझे देखो हंसते खेलते पास हो गया। लेखक इसके बाद अपना पूरा समय खेल कूद में बिताने लगा। वह थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया करता था अब वह भी उसने छोड़ दिया था। वह अपना ज्यादा समय खेल कूद में व्यतीत करने लगा था। जब बड़े भाई साहब ने स्थिति को समझा
उन्हें ये बात समझ आने लगी कि जो उनका छोटा भाई है, वह अब अपनी मनमर्जी कर रहा है। फिर बड़े भाई ने लेखक को डांट लगाई, लेखक को समझाया और साथ ही साथ उस समय की परीक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली पर भी व्यंग्य किया कि किस प्रकार परीक्षक अत्यधिक कार्य की अपेक्षा विद्यार्थियों से करते हैं। बड़े भाई ने बताया कि किस प्रकार जो शिक्षा प्रणाली है उसमें रटंत प्रणाली पर अधिक जोर दिया जाता है। कैसे इतिहास में एक ही जैसे नामों को बार बार याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे भाषा जैसे विषय में एक ही विषय पर जो बात 4 पंक्तियों में कही जा सकती है, उसे 4 4 पन्नों में लिखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद लेखक कहते हैं कि फिर एक बार और परीक्षा हुई और इस बार भी बड़े भाई असफल हो गए और मैं पास हो गया और वो भी अच्छे अंकों से। लेखक कहता है इस बार मैं बहुत दुखी हुआ, बड़े भाई तो दुखी हुए ही, साथ ही मुझे भी उनके लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। और जब वह परिणाम आया उसके बाद फिर लेखक थोड़ा सा स्वच्छंद हो गया। वो समझने लगा कि अब मैं स्वतंत्र हूँ और मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पास तो हो ही जाऊंगा। इस तरह लेखक फिर एक बार अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने चले जाता है और पतंग उड़ाते उड़ाते ही अचानक वह बड़े भाई साहब से टकरा जाते हैं, जो कि शायद बाजार से लौट रहे थे। बड़े भाई साहब वहीं रुककर बड़े प्यार और हक के साथ लेखक को समझाते हैं। लेखक को बड़े भाई साहब बताते हैं कि उनका भी मन होता है कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलें, मेले जाएं, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लें, पर वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यह बात बड़े भाई साहब को अच्छी तरह पता है कि यदि वे बेराह चलेंगे तो छोटे भाई भाई का मार्गदर्शन कैसे कर पाएंगे, उसको क्या सिखाएंगे। छोटा भाई उनकी यह बात सुनकर श्रद्धा से भर जाता है, उनके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर इतने में एक पतंग उड़ती आती है और बड़े भाई भी उस पतंग के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार प्रयास किया गया है इस पाठ को के प्रमुख बिंदुओं के आधार पर आपको इस पाठ की व्याख्या समझाई जाए। पाठ के कुछ मुख्य बिंदु भी हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात कि बड़े भाई का मानना था कि अगर आधार मजबूत होगा तभी जीवन की इमारत मजबूत बन पाएगी। अर्थात जब हम अपनी शिक्षा को अच्छी तरह ग्रहण करेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। पाठ में बड़े भाई साहब द्वारा तत्कालीन परीक्षा प्रणाली पर भी व्यंग्य किया गया है। बड़े भाई साहब वहां पाठ में बताते हैं कि किस तरह उस समय में शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे नियम या तरीके थे जो कि विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उचित नहीं थे। इसके अतिरिक्त पाठ में बहुत से मुहावरे का प्रयोग हुआ है। पाठ में बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को समझाने के लिए बड़े हेडमास्टर, अपनी दादी माँ, अपनी अम्मा और दादाजी का उदाहरण भी देते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह अम्मा और दादा किसी भी समस्या का सामना करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव है। बड़े भाई साहब पाठ में ये समझाते हैं अपने छोटे भाई को कि जीवन का अनुभव किताबी ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक कहते भी हैं कि ये बड़े भाई साहब की डांट का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूं और वह भी इतने अच्छे अंकों से। पाठ के एक अंश में बड़े भाई साहब छोटे भाई को अहंकार ना करने की सीख भी देते हैं, जहां वे उसे रावण, शाहिरूम का उदाहरण भी देते हैं कि उन लोगों ने भी अहंकार किया था और उनका अंत बहुत ही बुरा हुआ। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपनी स्थिति पर
पद पर अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।